हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट लूप। कि किसी भी करंट लूप पे आखिरकार हमारा टॉर्क जो एक्ट करता है तो वो कितना टॉर्क एक्ट करेगा, इसके बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 10th में आपने कहाँ पढ़ा है। तो जहाँ पे भी आपने जनरेटर का वर्किंग पढ़ा है आपने कि आपका जनरेटर आपका किस तरीके से घूमता है, किस तरीके से घूम करके वो कैसे आपका करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है आपका टॉर्क ऑन अ करंट लूप। ठीक है। तो जनरेटर का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो क्या होता था आपका कि आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल और बीच में आपका आर्मेचर कॉइल होता था। और ये आर्मेचर कॉइल हमारा स्प्लिटरिंग और ब्रशेस से अटैच होता था, जो कि हमारा एक एक्सेल से अटैच होता था एक्सटर्नली। ठीक है। तो ये आपका क्या होता था कि आपका जब मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ और साउथ पोल से आपका नॉर्थ पोल से आपका फील्ड लाइन ओरिजिनेट कर रहा है, साउथ पोल में आपका फील्ड लाइन एंटर कर रहा है, और इसके बीच में जब आप आर्मेचर कॉइल को टर्न करते थे तो उसी टर्निंग की वजह से आपका फ्लक्स लीकेज होता था, और उसी फ्लक्स लीकेज की वजह से आपका करंट प्रोड्यूस होता था। तो अगर मैं इसका, ये तो 3D तरीके का आपका एक फिगर हो गया जो आपने पढ़ा था। अब अगर सपोज इफ वी आर ड्राइंग अ 2D फिगर ऑफ द सेम डायग्राम, so what we will do, first of all we will draw the magnetic field line from north pole to south pole. इसके बीच में हमारा एक करंट लूप है, दैट मीन्स आर्मेचर कॉइल, इसका हमने नाम दे दिया ए और बी। ठीक है। इसका हमारा टोटल लेंथ क्या है हमारा, तो इसका हमने टोटल लेंथ हमने ले लिया स्मॉल बी। अब अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये हमारा इसके बीच में आपका मोशन दिखाएगा। तो मोशन आपका जो इसमें स्टार्ट होगा, तो इसके में आपका मोशन कैसा स्टार्ट होगा, आपका इसमें मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट होगा। जो आपका इसमें मोशन स्टार्ट होगा, सो मोशन विल बी इनटू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब आपका मोशन स्टार्ट यहाँ पे हुआ, दैट मीन्स ये जो आपका आर्मेचर कॉइल है ये यहाँ पे आपका क्या बना रहा है, यहाँ पे आपका इसने बनाया एक एंगल थीटा। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है हमारा, तो ये सब आपका क्लास 10th का बस आपका रिवीजन है। सो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद क्या इसमें आपने पढ़ा होगा कि आपका इसमें कम्यूटेटर लगा रहता है, और जो कि कम्यूटेटर भी आपका क्या काम करता है, आपका पोलैरिटी चेंज करने का काम करता है। ठीक है। तो हमको उतने कम्यूटेटर और पोलैरिटी चेंज को ना समझ करके हमको सिर्फ इसमें टॉर्क पढ़ना है कि जो इसके स्टार्टिंग में जब आप हैंडल्स जब आप इसको टर्न करते हो तो आखिरकार इस पर हमारा टॉर्क कितना एक्ट करता है। सो एक लाइन मैंने ये बनाया, एक लाइन मैंने ये बनाया, ए बी, इसका नाम हमने दे दिया सी, और ये हमारा एंगल थीटा। हमें ए बी हमें पता है, ठीक है, और हमें ए सी पता है। ए सी आपको कैसे पता होगा, तो जो आपका टर्निंग इफेक्ट देगा उससे हमको ए सी पता होगा। तो दैट मीन्स अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस हमारा क्या है, बेस है हमारा ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारा क्या, बी। तो अब अगर मुझे ए सी पता करना होगा कि टर्निंग इफेक्ट जो आपका ए सी जा रहा है वो कितना जा रहा है, तो ए सी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ए सी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं इस पे टॉर्क की। टॉर्क टाउ, तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। तो अब इस पे आपका फोर्स कितना एक्ट करेगा, तो फोर्स आपका इस पे एक्ट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड आपका बी कितना है, करंट आई और लेंथ एल के अलोंग, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा ए सी, तो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी। ठीक है। अब आपका ये जो मैंने लिखा है टॉर्क में फोर्स मैंने लिखा है बी आई एल, इसको आपने एक और टर्म में पढ़ा होगा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा फोर्स को, तो फोर्स को मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, दैट फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये भी टर्म आपने पढ़ा हुआ है, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स है वहां पे भी आपने फोर्स के टर्म में हमने कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक फील्ड।
तो हमारा जो टॉर्क बचेगा दैट इज टॉर्क टाउ इज इक्वल टू BIL कॉस, AC क्या है, AC है हमारा B कॉस थीटा, L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ हमको क्या देता है, एरिया देता है। तो सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू BIA कॉस थीटा, और अगर आपका n फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर टर्न्स, टाउ इज इक्वल टू NIAB कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं कि करंट लूप पे आखिरकार हमारा जो टॉर्क है तो वो हमारा टॉर्क कितना होगा। ठीक है, अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है, तो हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, तो वो है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। टॉपिक क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हम देखते हैं कि आखिरकार हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो बेसिकली आपको ये बात पता है कि एमीटर हमारे करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर हमारे वोल्टेज को मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर हमारे करंट के साथ साथ इट आल्सो टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है या करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर से पता कर सकते हैं। जब क्लास 10th में आपने जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जब आपने ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल किया होगा, तो वहाँ पे आपका जो गैल्वेनोमीटर का जो फंक्शन है वहाँ पे आपने उसको देखा होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, तो इसमें आपका कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले आपको इसमें ये करना होगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी हमारे यहाँ दोनों साइड में क्या लगाते हो, तो हम लोग यहाँ नॉर्थ और साउथ, ये हमारे क्या हैं, तो ये हमारे हैं मैग्नेट्स। इन मैग्नेट्स के बीच में ये स्केल जो होता है, यही स्केल आपको क्या करता है, आपका जो नीडल होता है, जो भी आपका कैलिब्रेशन होगा 0 1 2 3 और -1 -2 -3, वैसे वो 1 2 3 होता है, बट डायग्राम में हम उसको -1 -2 -3 दिखाते हैं। ये हमको क्लॉकवाइज बताता है, ये हमको एंटी क्लॉकवाइज बताता है। तो यहाँ से हमारा नीडल अटैच होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आपका क्या होता है कि इस पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आपका एक्ट करता है, जो भी आपका इसके ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा, सो द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन दिस विल बी इन रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन में इस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है। अब जब इस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड ने एक्ट किया तो वो कुछ ना कुछ फोर्स हमारा जनरेट करेगा, और फोर्स की वजह से क्या होगा कि इस नीडल में आपका कुछ ना कुछ टर्निंग इफेक्ट आएगा, दैट मीन्स कुछ ना कुछ इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस टाउ हमारा क्या होगा, तो इट विल बी NIAB cos थीटा। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैंने बोला था कि रेडियल डायरेक्शन, तो फॉर रेडियल फील्ड होने के लिए जो आपका थीटा होगा, थीटा हमेशा किसके इक्वल होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्रीज। तो cos थीटा कितना हो गया, cos थीटा हो गया 1, तो टॉर्क एक्टिंग हमारा कितना हो गया, तो NIAB, ये हमारा हो गया टॉर्क। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। हमने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया, हमने रेडियल फील्ड की वजह से भी हमने टॉर्क कैलकुलेट कर दिया। नॉर्मल टॉर्क एक्टिंग ऑन इट वाज NIAB cos थीटा। मैग्नेट की वजह से जो उस पर रेडियल फील्ड लगा है उसकी वजह से उस पर टॉर्क कितना एक्ट किया, तो NIAB बिकॉज cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब जब आपका ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जब आपका इस पे लगेगा तो आपका जो नीडल होगा वो क्या करेगा, वो आपका एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगा। तो जब वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगा तो उस पे आपका कहीं ना कहीं एक रिस्टोरिंग कपल एक्ट करेगा।
क्लास 11th का कॉन्सेप्ट कि जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में वो आपका स्प्रिंग या जो भी आपका वायर है इट विल स्ट्रेच, लेकिन स्ट्रेचिंग के साथ साथ वो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आपका फोर्स लगाता है विच इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे आपका टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, तो टर्निंग इफेक्ट की वजह से आपका कपल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब जब आपका यहाँ पे कपल प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे आप रिस्टोरिंग फोर्स ना लिख करके आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रिस्टोरिंग कपल। तो अब हमको देखना है कि ये जो हमारा रिस्टोरिंग कपल होगा तो ये हमारा रिस्टोरिंग कपल किसके इक्वल होगा। सो रिस्टोरिंग कपल इज इक्वल टू सी थीटा के इक्वल हो गया। अब अगर आप 11th के कॉन्सेप्ट को फिर से देखोगे तो टॉर्क की वजह से ही आपका कपल प्रोड्यूस होता है, तो दैट मीन्स हम इक्वेशन 2 एंड 3, हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जब हम इक्वेट आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी थीटा दैट इज रिस्टोरिंग कपल इज इक्वल टू टॉर्क, तो NIA/B। तो दैट मीन्स आपका जो करंट प्रोड्यूस होगा I वो आपका किसके इक्वल होगा, तो सी थीटा अपॉन NAB। ठीक है, और यही जो आपका C अपॉन NAB होता है इसको हम मानते हैं कांस्टेंट K, और इस कांस्टेंट K का आपका नाम क्या होता है, सो इट इज नोन एज रिडक्शन फैक्टर। वाइवा में ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, तो दैट रिडक्शन फैक्टर इज K विच इज इक्वल टू कपल अपॉन एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। N है हमारा, तो N इज फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। तो अब हमारा करंट क्या हो जाएगा, सो करंट I इज इक्वल टू K थीटा। सबसे पहले हमने करंट को निकाला। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये रिडक्शन फैक्टर क्या होता है बेसिकली। तो रिडक्शन फैक्टर ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिफ्लेक्शन, मतलब कि आपका कोई भी 1 से लेकर के 1.1 का डिफ्लेक्शन जब आपका होगा गैल्वेनोमीटर पे, तो आपका ये 0.1 का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने करंट की रिक्वायरमेंट हुई है, दैट इज नोन एज रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, तो डेफिनेशन भी लिख लीजिए आप रिडक्शन फैक्टर का। तो रिडक्शन फैक्टर को डिफाइन हम कैसे करेंगे, तो द करंट required to produce a unit deflection in गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर में आपका कितना करंट रिक्वायर्ड होगा ताकि उसमें आपका एक यूनिट डिफ्लेक्शन हो, और उसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, अब आपका जो अगला कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि आपका व्हेन विल रिडक्शन फैक्टर बी इक्वल टू I, कि हमारा रिडक्शन फैक्टर I के इक्वल कब होगा, तो इफ थीटा इज इक्वल टू 1 देन I इज इक्वल टू K। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो ये था हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमारा टॉर्क कितना होगा, हमारा कपल कितना होगा, उसकी वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस कितना होगा, कितना रिडक्शन फैक्टर होगा हमारा, और उस पर से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमारा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगने के लिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा, दीज ऑल कॉन्सेप्ट शुड ऑलवेज बी देयर इन योर माइंड। ठीक है, अब आइए इस बेस पे हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन बेसिकली किस तरीके से आता है। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा अ गैल्वेनोमीटर कॉइल 0.05 मीटर into 0.02 मीटर with
200 tons is suspended vertically in a field of 5 into 10 raised to the power minus 2 Tesla, and the suspension required a torque of 0.125 into 10 raised to the power minus 7 Newton meter to twist it through 1 radian। तो क्वेश्चन है what strength of current maintained in the coil will produce a deflection of 6 degrees। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका 11 है और जिसका आपको एरिया दिया हुआ है, आपको उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है कि कितना वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है और टॉर्क भी आपको गिवन है 1 रेडियन घुमाने के लिए। तो आपसे पूछा गया है व्हाट शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ठीक है, इन द कॉइल टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 6 डिग्रीज। ठीक है, चलिए तो हम गिवन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन आपका एरिया कितना है, तो 0.05 इंटू 0.02 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू 5 2 10 1212 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब एरिया इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 3 मीटर स्क्वायर। यही होगा ना, एरिया भी हमारा निकल गया। उसके बाद हमको गिवन है मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 5 इंटू 10 raised to the power minus 2 टेस्ला। टॉर्क इज इक्वल टू 0.125 इंटू 10 raised to the power minus 7। वी हैव टू कैलकुलेट द करंट एंड थीटा इज इक्वल टू 6 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आपने पढ़ा ये क्लास 11th में। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है करंट। कुछ नहीं करना है, हमारा करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू के थीटा। अब आपको यहाँ पे के थीटा तो याद है, अब के की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो कुछ नहीं, के इज इक्वल टू सी बाई एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू थीटा। एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो इंटू एन, मतलब आपका गिवन में आपका एन भी गिवन है 200। तो I इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपका C, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका सब कुछ दिया हुआ, तो यहाँ पे आपका C क्या है, तो C आपका कपल है और कपल एक टाइप का आपका क्या है, टॉर्क है। तो 0.125 इंटू 10 raised to the power minus 7 इंटू थीटा है, तो 6 इंटू पाई बाई 180 अपॉन 200 इंटू 10 raised to the power minus 3 इंटू 5 इंटू 10 raised to the power minus 2 एम्पियर। इसको आप सॉल्व करोगे, दिस विल बी योर आंसर, कि इस तरीके से हम करंट को फाइंड आउट करते हैं। अगला वीडियो लेक्चर जो आपका इस चैप्टर का लास्ट होगा वो आपका क्या है, कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर और कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, थैंक यू क्लास।